हेलो प्यारे बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का इस प्यारे से सेशन में। तो भाई पिछली वीडियो को आप सभी बच्चों ने बहुत सारा प्यार किया था, जिसमें हमने बेटा हमारे फ्रोज पार्ट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड मात्र 15 मिनट में डिस्कस किया था। एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो इन ओनली 15 मिनट्स, यानी कि हम आज भी 15 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ये हमारा पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि बेटा हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन है जो कि आना ही आना है, और मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा क्वेश्चन है, उसे आप तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर आपके आज की क्लास से एकदम पक्के हो जाएंगे, और डेफिनेटली बेटा इस साल भी वही क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो भाई बिना किसी देरी के आज की इस प्यारे से वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी और क्या ये सीरीज आपको कंटिन्यू चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर की। तो हमारे इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है। तो बेटा अगर मैं बात करूं हमारे इस चैप्टर के राइटर की कि हु इज द राइटर ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर, तो उनका नाम है बेटा रॉबर्ट फ्रोस्ट। क्या नाम है उनका? उनका नाम है बेटा रॉबर्ट फ्रोस्ट। याद रखिएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो हमारा डस्ट ऑफ स्नो जो चैप्टर है वो रॉबर्ट फ्रोस्ट जी के द्वारा लिखा गया है, और यह आपके लिए बेटा जरूरी है कि आप सारे चैप्टर्स के जो भी हमारे फ्रोज और सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स हैं उनके ऑथर के नाम, हमारे पोएट्री के पोइट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है कि आपका ऑथर या पोइट में से कोई एक चैप्टर पूछेगा जिसके आपके ऑथर या पोइट पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि हमारी ये प्यारी सी पोयम बेटा रॉबर्ट फ्रोस्ट जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें। तो हमारी जो पोयम है बेटा मात्र इतनी ही बड़ी है, इससे ज्यादा बड़ी पोयम हमारी नहीं है, लेकिन बेटा इस पोयम का अर्थ बहुत बड़ा है। अगर एक्सप्लेन करने पे आऊं तो इस पोयम का अर्थ बेटा बहुत बड़ा है, और भाई हम आज एक्सप्लेन करने ही आए हैं, तो मैं इस पोयम को बहुत आराम आराम से आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले बेटा हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसके थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। चल अब देखिए यहाँ पे कह रहा है द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे कवि क्या कह रहे हैं, द वे, वे का मतलब क्या होता है बेटा, वे का मतलब होता है रास्ता। द वे अ क्रो मतलब रास्ते में, क्रो यानी कौवा, क्रो मतलब क्या होता है, कौवा, रास्ते में कौवा शूक डाउन ऑन मी। शूक का मतलब होता है, शूक डाउन, शूक का मतलब यहां पर क्या होता है, शूक का मतलब होता है शेक, और शेक का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे इसकी मीनिंग लिख दे रही हूं, शेक का मतलब होता है हिलाना, कोई चीज हिलाना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, मतलब एक रास्ते पे कौवे ने कुछ हिला के, डाउन मतलब नीचे, डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब होता है बेटा नीचे, नीचे मेरे ऊपर, मी मतलब मेरे ऊपर, है ना, मेरे ऊपर। तो रास्ते में कौवे ने कुछ हिला के मेरे ऊपर गिरा दिया, क्या कर दिया, कुछ हिला के मेरे ऊपर गिरा दिया। वो क्या थी, वो डस्ट ऑफ स्नो थी। अब बात ये आती है बेटा, इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूं, क्योंकि ये बात आपके एग्जाम में पूछी गई है कि डस्ट ऑफ स्नो में, मतलब हमारे इस चैप्टर का नाम आपको पता है क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, बट क्वेश्चन इज कि यहाँ पर जो ये डस्ट वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जो ये डस्ट वर्ड है उसका अर्थ क्या है। वी ऑल नो दैट डस्ट मीन स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सैंड, यानी कि जो धूल के हमारे छोटे छोटे कण होते हैं, हम उन्हें डस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। पर यार बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे स्नो लिखा है, नॉट सैंड लिखा है। डस्ट ऑफ सैंड लिखते तो समझ आता, बट स्नो लिखा है। स्नो का मतलब क्या होता है, स्नो का मतलब हो जाता है बर्फ। तो बर्फ में क्या बेटा धूल होती है क्या, तो ये डस्ट का तो कुछ लॉजिक नहीं बन रहा।
लेकिन बेटा यहाँ पे जो दिख रहा है ना वो नहीं है। पोयम में बेटा कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लिखे तो होते हैं, जिनके मीनिंग आपको कुछ और पता होती है, लेकिन उनका जो एक्चुअल मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू द पोयम वो अलग होता है। जैसे यहाँ पे डस्ट का मीनिंग धूल नहीं है, पोयम के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पर डस्ट का मतलब है टाइनी और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ के छोटे, टिनी मतलब भी छोटा होता है, स्मॉल मतलब भी छोटा होता है, या इसके अलावा आप इसके लिए टिनी और स्मॉल की जगह आप माइक्रो भी यूज कर सकते हो। माइक्रो का अर्थ भी छोटा या सूक्ष्म होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डस्ट का मतलब है बेटा बर्फ के छोटे छोटे कण। हिंदी में लिख दूं क्या? हिंदी में लिख दूं, आप लोगों को हिंदी में लिख देती हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिख दे रही हूँ बेटा, देख लीजिएगा। बर्फ के सूक्ष्म कण, ठीक, क्या हो जाता है? बर्फ के सूक्ष्म कण। तो बेटा याद रखिएगा यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर डस्ट रिप्रेजेंट आर टाइनी एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी यहाँ पर बेटा जो डस्ट है वो स्नो के छोटे और सूक्ष्म कणों को दर्शा रही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपके पेपर में 1 नंबर का प्रश्न बना था कि डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर में डस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऑप्शन आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछा गया था, तो ऑप्शन में जहां पर भी आपको स्मॉल या टाइनी या माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ स्नो दिखे उसको आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। वापस से हम पोयम पे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या था, 2 लाइन फिर से हम रिवाइज करते हैं। रास्ते में कौवे ने कुछ हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया, वो बर्फ के छोटे कण थे फ्रॉम हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री बेटा क्या होता है? हैमलॉक ट्री जो होता है बेटा ये एक प्रकार का जहरीला पेड़ होता है। क्या होता है? पॉइजनस ट्री होता है, सॉरी, जहरीला पेड़ होता है, ठीक है। तो कौवे ने, यहाँ पे इन चारों लाइन को अगर हम मिलाते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है? कौवे ने मेरे ऊपर, हैमलॉक ट्री यानी उस जहरीले पेड़ के ऊपर से बर्फ के कुछ कण हिला के मेरे ऊपर गिरा दिए, ठीक। ये 4 लाइन हो गई। मीनिंग बेटा लिख दे रही हूं, जो ना समझ आए कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हैज गिवन माई हार्ट। गिवन का मतलब बेटा क्या होता है? गिवन का मतलब होता है प्रदान करना, या फिर कहें तो देना। हम यहाँ पर या करके लिख देते हैं, या देना। गिवन का मतलब देना या प्रदान करना दोनों होता है। तो जिसने प्रदान किया या दिया माय हार्ट, मेरे दिल को, मेरे दिल या मेरे हृदय को, मेरे हृदय को, है ना, या हृदय नहीं लिखते तुम्हें समझ नहीं आएगा, मेरे दिल को, ठीक है। जिसने मेरे दिल को प्रदान किया क्या? अ चेंज ऑफ मूड। मूड का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? मन या मानसिकता। चेंज मतलब क्या होता है? बदलना, ठीक है, बदलना। जिसने मेरे मन को बदल दिया। एंड सेव्ड का मतलब क्या होता है बाबू? सेव्ड का मतलब हो जाता है बचाना, और बचा लिया सम पार्ट, कुछ हिस्सा। सम पार्ट का मतलब क्या है? कुछ भाग या कुछ हिस्सा। बचा लिया कुछ हिस्सा, किस चीज का बेटा? कुछ हिस्सा ऑफ अ डे, दिन का, मेरे दिन का। दिन का मतलब होता है बेटा पूरा एक जो दिन होता है। दिन मतलब वो सुबह वाला दिन नहीं, पूरा जो एक दिन होता है ना उसकी बात हो रही है कि बचा लिया कुछ हिस्सा मेरे दिन का। आई हैड रूड का मतलब पता है यहाँ पे क्या है बेटा? रूड का मतलब यहाँ पे है रिग्रेट, जिसे हम बोलते हैं पछतावा। क्या बोलते हैं? पछतावा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं पछतावे में था। अब इन 4 लाइनों को फिर से समझा रही हूं, समझना कंबाइन करके। हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को प्रदान किया, मेरे मन को बदल दिया और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया, क्योंकि इससे पहले मैं पछतावे में था। हो सकता है अलग अलग था, ना समझ आया हो। अब हम एक बार पूरी पोयम को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude. मतलब एक रास्ते में कौवे ने कुछ हिला के मेरे ऊपर गिरा दिया। वो थे बर्फ के कण जो उसने जहरीले पेड़ के ऊपर से गिराया था, और उन बर्फ के कणों ने मेरे हृदय को शांति प्रदान की, मेरे मन को बदल दिया और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत पछतावे में था या मैं बहुत परेशान था। इस पूरी पोयम का अर्थ ये है। अब बात करें हम इनकी मीनिंग की, तो देखो यहाँ पर शेक यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखते जाना। शूक का मतलब शेक, शेक का मतलब मैंने बताया है हिलाना होता है, ठीक है। शेक का मतलब क्या होता है? हिलाना। हैमलॉक ट्री का पॉइजनस ट्री होता है जिसमें छोटे सफेद फ्लावर्स होते हैं, तो पॉइजनस ट्री का मतलब मैंने बता दिया है, जहरीला पेड़, बता दिया है ना, जहरीला पेड़ इसका अर्थ होता है, ठीक है। चलो उसके बाद है रूड हेल्ड इन रिग्रेट, यानी पछतावे में होना, पछतावे में होना, ठीक है, पछतावे में होना, यहाँ पे इनका अर्थ ये है, ठीक है। अब समझो ये तो हमारी पोयम हो गई, लेकिन यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिली? आपने नोटिस किया होगा कि बेटा जो हमारे ये कवि हैं, इन्होंने किसी भी खूबसूरत पक्षी या खूबसूरत पेड़ का वर्णन नहीं किया है। मतलब हम लोग जैसे कविताएं पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अपनी कविता को खूबसूरती देने के लिए कई कवि स्पैरो, जैसे हमारी गौरैया हो गया, कोयल हो गया, मोर हो गया, तोता हो गया, इतनी सुंदर पक्षियों का वर्णन करेंगे। अपने पेड़ों में नीम का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़ है ना, कई खूबसूरत पेड़ों का वर्णन करेंगे। लेकिन हमारे कवि ने बेटा दोनों नकारात्मक चीजों का वर्णन किया है। कौवा जो कि एक नकारात्मक संदर्भ में प्रयोग होता है, हैमलॉक ट्री जहर जो कि एक नकारात्मक होता है, यहाँ पे दोनों चीजों का वर्णन किया है। और आपने बेटा एक जैसे कहावत सुनी होगी कि कौवा अगर घर पे आता है तो अशुभ होता है, ठीक है। हमारे कवि ने यहाँ पर ये बताया है कि जो भी ये मिथ फैलाई गई है कि नेगेटिव चीजें, मतलब जो ये सारी चीजें होती हैं जो प्रकृति हमें देती है, उसमें से कुछ चीजें नेगेटिव होती हैं, वो चीज यहाँ पे उन्होंने गलत साबित की है। यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि कैसे दो नकारात्मक चीजों ने मिलके उनके दिन में पॉजिटिविटी भरी, उनके दिन को अच्छा बना दिया। कौवा और वो हैमलॉक ट्री, वो दोनों ने ही मिलके कैसे उनके दिन को अच्छा कर दिया। हमारे कवि ने इस कविता के माध्यम से ये हमें बताया है और समझाया है कि कोई भी चीज नकारात्मक नहीं होती है। प्रकृति, जब हम परेशान होते हैं, हम मुसीबत में होते हैं, तो हमें हमारी सहायता के लिए, हमें अच्छा प्रदान करने के लिए कोई ना कोई चीज भेजती है। अब फर्ज हमारा बनता है कि हम उस चीज को कैसे लेते हैं, हम उस चीज को अच्छे संदर्भ में लेते हैं या बुरे संदर्भ में। इसके अलावा आप लोग इस कविता में एक चीज और ध्यान देना, इस पूरे कविता में कौवे का कोई भी ऐसा एक्शन नहीं बताया गया, ऐसा कोई भी काम नहीं बताया गया जिसकी वजह से हमारे कवि के ऊपर बर्फ गिरी। मतलब यहाँ पे होना चाहिए ना, कौवे ने हिला करके बर्फ गिरा दी, पर कौवा कैसे हिला, क्या कर रहा था? वो उड़ने जा रहा था, वो बैठ रहा था, वो ठंड से कांप रहा था, वो अपने पंखों को सही से रख रहा था, क्या कर रहा था? कोई कारण नहीं दिया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। सॉरी। दूसरी चीज, हमारे कवि के कहां पर बर्फ गिरी? उसके कंधे पर गिरी, सर पे गिरी, हाथ पे गिरी, ये चीज भी नहीं यहाँ पर कविता में दी गई है। इतनी कविताएं इसमें देखो, यहाँ पे कहीं पे भी ये जगह भी मेंशन नहीं है। इसके अलावा हमारा कवि क्यों निराश था, क्यों परेशान था, ये कारण भी अज्ञात है, ये कारण भी इस कविता में बेटा नहीं दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम लास्ट में मोरल निकाले तो हमारे देखो कविता से हमें यही सीख मिलती है कि प्रकृति हमें आशीर्वाद देने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास भेजती है। हमें हर उस चीज को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। कोई भी चीज हमारी जिंदगी में नेगेटिव नहीं होती, कभी कभी नेगेटिव चीजें भी हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी भरती हैं, हमें अच्छाई प्रदान करती हैं। तो ये था बेटा हमारा पूरा ओवरऑल चैप्टर, ठीक है। तो आई होप बेटा कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा कि इस चैप्टर में आपको क्या समस्या आ रही है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।